स्वागत है आप सभी का टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। हमने सारी चीजें लगभग कवर कर ली है 80%, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। बेसिक जो कुछ चीजें थी टीचिंग के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, या कौन सी अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं टीचिंग के लिए, कौन सी मेथड्स होते हैं, किस किस मेथड से पढ़ा जाता है। हमने ऑफलाइन मेथड पढ़ा, फिर उसके टाइप्स पढ़े, ऑनलाइन मेथड्स हमने पढ़ा, मूक पढ़ा, स्वयं स्वयं प्रभा पढ़ा, ब्लूम टेक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ मतलब अलग अलग जो भी जितने भी लेवल्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। हमने गैगनीज हायरार्की पढ़ा, या फिर जो भी हमारे टीचिंग एड्स थे, जो भी चीजें लगती है टीचिंग में, जो जरूरी होती है आपकी जो लर्निंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर एंगेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स की। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है कि अब मूल्यांकन किस तरह किया जाता है बच्चों का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है, फिर इसके टाइप्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, evaluation is a systematic process of gathering, analyzing and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved. ठीक है, मूल्यांकन जरूरी होता है यह निर्धारित करने के लिए कि जो हमने कुछ निर्देशात्मक उद्देश्य बनाए थे वो मतलब पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों का अगर मैं इवेल्युएशन करूंगी तो मैं किस लिए करूंगी, मैं इसलिए करूंगी कि मुझे पता चले कि जो मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है वो आपको समझ आया है या नहीं आया है, या कितना आपको समझ आना चाहिए था। एक लेवल के बाद जब आपको पूरा सिलेबस करवा दिया गया है तो इवेल्युएशन इसलिए किया जाता है कि जो पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इतने दिनों में हम लोग ये चीजें इनको कराएंगे, या जो भी जैसे आप लोग मास्टर्स करते हैं, आप लोगों ने बैचलर्स किया होता है, तो जितने जितने टाइम का सेमेस्टर होता है, 6 महीने का होता है, या पूरा 1 साल का आपका इकट्ठा लास्ट में इवेल्युएशन लिया जाता है। तो कुछ उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं टीचर्स कि इतने टाइम के बाद आपका जो सिलेबस है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, तो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ द इवेल्युएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी चीज की गुणवत्ता या मूल्यों के बारे में निर्णय लेना है। मूल्यांकन से हम लोगों इस बारे में निर्णय ले सकेंगे कि आप लोगों को हम अगली कक्षा में भेजे या ना भेजे, या आप लोग इस चीज के काबिल हो गए हो कि आप अगले लेवल की पढ़ाई कर पाओ या नहीं कर पाओ। ठीक है, बेसिकली हमें बच्चों के लेवल का पता चलता है, और इवेल्युएशन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ टीचर का भी हो रहा होता है, क्योंकि वो भी ये देख पाता है कि वो अपनी टीचिंग में कितना सक्सेसफुल हुआ है या फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इवेल्युएशन हम इसीलिए करते हैं, आगे का निर्णय लेने के लिए या ग्रेड्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, यानी उद्देश्य क्या होते हैं। टू डायग्नोज द वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए। अब इवेल्युएशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। कुछ आपका पूरा जब एक कह सकते हैं कि कुछ ड्यूरेशन होता है वो अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लास्ट में जो लिया जाता है इवेल्युएशन वो होता है, और कुछ बीच बीच में जो टेस्ट के रूप में हम लोग इवेल्युएशन लेते हैं तो वो भी लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं ताकि आपकी वीकनेसेस का हम लोगों को पता चल सके, या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, फिर उस चीज का हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो इवेल्युएशन आपका बीच में भी होता है, और आपका जो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद लास्ट में भी होता है। ठीक है, टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। ठीक है, टू familiarize द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल, लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, शिक्षक को विकास और प्रगति सीखने वाले लोगों की प्रकृति से परिचित कराना। यानी शिक्षक इस बारे में जब किसी का इवेल्युएशन करता है तो उनको समझ आ जाता है कि कौन किस गति से सीख रहा है, किसका कितना विकास हुआ है, कि किसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, टू मेजर द एफिकेसी ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की दक्षता को मापने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया इवेल्युएशन बच्चों के साथ साथ टीचर का भी होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाया है, कि बच्चों को कितना समझ आया है। टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज, यानी पदोन्नति और उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों की फिटनेस को मापना। अब अगर आप लोगों का यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो किस लिए होता है, कि पता चल जाता है अगर आप उसमें जितना भी आपका मेरिट जाती है उसके अंडर आ जाते हैं, तो फिर आपका मान लो नेट क्लियर होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।
ठीक है, तो मतलब हमें समझ आता है कि किस चीज के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, किस चीज के लिए फिट हो या नहीं हो। टू हेल्प इन सिलेक्शन इन जॉब्स, यानी नौकरियों में चयन के मदद के लिए। ठीक है, कि कुछ आपके ऐसे एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको कोई अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं बच्चे, किस चीज के लिए, क्या उनको कोई जॉब्स मिल सके, तो उसके लिए भी इवेल्युएशन होता है। ठीक, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम, जो एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली होती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी व्यापक। ठीक है, द इवेल्युएशन system should be designed to assess all the aspects of child's development and should evaluate a child's performance in detail। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली को बच्चे के विकास के सभी पहलुओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका इवेल्युएशन लिया जाएगा, वो इस तरीके से, जो भी आप उसके लिए एग्जाम सेट करते हो या जिस भी तरीके से इवेल्युएशन करते हो बच्चों का, तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता चले ओवरऑल डेवलपमेंट का। ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सीखने के, सबका पता चलना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज के तरीके का आपने एग्जाम सेट कर लिया तो मतलब उससे एक ही हमें चीज पता चलेगी, एक ही पहलू का पता चल पाएगा। ठीक है, और बच्चे के प्रदर्शन का विस्तार से मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, यानी सतत। As learning is a continuous process, so is its evaluation. Evaluation is the continuous process and is implemented till the time a pupil is formally engaged in the learning process. देखो, जैसे कि हमारी लर्निंग है, सीखना है, वह भी एक सतत प्रक्रिया है, यानी वो निरंतर चलती रहती है। हम हमेशा अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वैसे ही इसका मूल्यांकन भी एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन भी निरंतर ही चलता रहता है जब आप कोई चीज सीखते हो। तो इसे तब तक क्रियान्वित किया जाता है जब तक कोई छात्र औपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा पॉइंट, पहला हो गया कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, यानी बच्चे के हर पहलू का वो मूल्यांकन कर सके। फिर दूसरा है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जैसे हमारी लर्निंग भी कॉन्टिन्यूस होती है, तो वैसे ही इवेल्युएशन भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए थोड़े थोड़े समय के बाद कि किस चीज में बच्चे ने बहुत अच्छा किया है और किस चीज में उसकी कमी रह रही है, ताकि समय रहते हम उस चीज को पूरा कर सके। इसी में अगला है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित होना चाहिए। एनी प्रोसेस टू बी इफेक्टिव एंड efficient needs to be systematic in approach. In case of an evaluation system, the method applied and the process followed should be clearly defined. ठीक है, किसी भी प्रक्रिया को प्रभावी कुशल बनाने के लिए उसका दृष्टिकोण व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। मतलब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली के मामले में लागू की गई विधियां और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से आपका इवेल्युएशन होना चाहिए, कि आपका कब आपका मंथली टेस्ट हम लोगों को लेना है, तो उसका एक सिस्टम होता है ये हर चीज का। ठीक है, कब मंथली टेस्ट होना है, कब आपका ओवरऑल जो इवेल्युएशन होना है वो कब किया जाएगा, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को किस समय देने हैं, किस प्रकार से आप लोगों का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके में होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है प्रोवाइड्स फीडबैक। The evaluation system should provide students with relevant feedback so that they are directed towards improvement. फीडबैक इसलिए होता है, मूल्यांकन प्रणाली को छात्रों को प्रासंगिक फीडबैक देना चाहिए ताकि उन्हें सुधार की दिशा में निर्देशित किया जा सके। अब फीडबैक जो जब देंगे, जो तो अच्छा है वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसमें सुधार की जरूरत होती है। तो फीडबैक दोनों तरीके से मिलता है। एक तो पॉजिटिव वाला हो गया कि आपका बिल्कुल जो मान लो किसी ने टॉप किया है तो उसका तो बहुत ही अच्छा है सब कुछ। ठीक है, अब कोई बच्चा थोड़ा ऐसा बीच में है, ना उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ना उसका वो फेल हो गया, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे पास हुआ है। ठीक है, मान लो किसी टेस्ट में, तो आगे के लिए उसका क्या हो सकता है कि जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा, तब तक उसको ऐसा फीडबैक आप लोगों ने उस टेस्ट के माध्यम से दे दिया कि वो उस चीज में सुधार कर पाए, ताकि जब उसका फाइनल एग्जाम हो
तो उसके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो और उसके सीखने में भी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है। Inclusion of technology. The inclusion of technology and software makes the evaluation system more accurate and valid. यानी प्रौद्योगिकी का समावेश इसमें होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रौद्योगिकी है और सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो मूल्यांकन प्रणाली होती है वो अधिक सटीक बनती है और वैध बनती है। क्योंकि अगर हम खुद से इवेल्युएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानों से थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी भी नहीं है ऐसा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारी इवेल्युएशन होती है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्यूरेट होती है और वैलिड होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस चीज को भी जोड़ सकते हैं, प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को। अब देखते हैं एलिमेंट्स। मूल्यांकन प्रणाली के कुछ तत्व होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला आता है हमारा ऑडियंस। द ऑडियंस इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर गेटिंग इवेलुएटेड। यानी ऑडियंस कौन होते हैं, वो व्यक्ति है जिनका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग आपका टेस्ट लेंगे तो आप कौन होगे, आप लोग ऑडियंस होंगे। ठीक है, जैसे आपका भी मंथली टेस्ट होगा तो ऑडियंस उसमें आप लोग होंगे जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर आता है पर्पस यानी उद्देश्य। पर्पस इज द एजेंडा फॉर विच द इवेल्युएशन इज बीइंग कंडक्टेड। उद्देश्य वह एजेंडा होता है जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। तुम्हारा पर्पस क्या है, कि हमें जानना है कि जितना आपने इस महीने तक कवर कर लिया है, अप्रैल के महीने तक आपने पढ़ाई कर ली है, उसका आपको कितना चीज समझ आया है और कितनी चीज समझ नहीं आई है। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन आर द क्वेरीज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। यानी प्रश्न वह चीजें हैं जिसका समाधान किया जाना है। अब आपको कैसे होंगे, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएंगे, तो आपको क्या करना है, बस उसमें से एक ऑप्शन को, जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। ठीक है। स्कोप यानी दायरा। स्कोप इज द वाइड एरिया इन विच द इवेल्युएशन इज एप्लीकेबल और इज इम्प्लीमेंटेड। दायरा वह क्षेत्र होता है जिसमें मूल्यांकन लागू होता है या लागू किया जाता है। ठीक। फिर सबसे लास्ट में हमारा आता है रिसोर्सेज यानी संसाधन। रिसोर्सेज आर ऑल द वेरिएबल्स दैट टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द इवेल्युएशन सिस्टम। मतलब संसाधन वह सभी चीजें होती है जो मिलकर मूल्यांकन प्रणाली बनाते हैं। कि आप किस टाइप से कह सकते हैं कि आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो, पेन पेपर के माध्यम से एग्जाम ले रहे हो, या ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्जाम हो रहा है, ये सारी जो चीजें आती है ये आ जाती है हमारी रिसोर्सेज में। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमने चीजें देखी। एलिमेंट्स में क्या क्या आया, हमारा ऑडियंस यानी जिसका इवेल्युएशन होना है। पर्पस, कि क्या पर्पस है आपका, आप किस लिए इवेल्युएशन कर रहे हो बच्चों का। ठीक है। क्वेश्चंस हमारा वो चीजें होती है जो आप लोगों को सॉल्व करनी होती है, जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि कितनी चीजें आपकी क्लियर है कितनी नहीं। ठीक है। फिर स्कोप होता है और रिसोर्सेज होते हैं। ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम, यानी क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है इवेल्युएशन की। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी सामान्य उद्देश्यों की पहचान करना। ठीक। यानी कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कुछ उद्देश्य हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज का आपको पहचान करनी है सबसे पहले एक टीचर को, कि आप किस लिए इवैल्यूएशन कर रहे हो। सिलेक्टिंग टॉपिक्स टू बी टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषयों का चयन करना। अब आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो उसमें से आपको उसी में से क्वेश्चंस आएंगे जो जो आपको पढ़ा लिया गया है, उसमें से तो नहीं पूछेंगे जो नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डालते हैं उस चीज में जितने टॉपिक आपको कवर करा दिए गए हैं। ठीक है। फिर आता है प्लानिंग सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज, उपयुक्त शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाना। ठीक है, आप इसको इवैल्यूएशन के माध्यम से भी समझ सकते हो या पूरे उस तरीके से भी समझ सकते हो जब हमारी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हमारा शुरू होता है, क्योंकि उसमें भी हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ाना है वो हम लोग बताते देखते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ाना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जो जो आपकी हम मतलब अलग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं या कौन सी एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, वो चीजें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन।
फिर सबसे लास्ट हमारा है यूजिंग द रिजल्ट्स एज फीडबैक, परिणामों को फीडबैक के रूप में उपयोग करना। ठीक है, अब आप में से कोई बच्चा होगा जो टॉप करेगा, कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, लेकिन वो आपको एक फीडबैक की तरह होगा। आपको इसमें समझ आ जाएगा कि हमारा लेवल कितना है। अब कोई बच्चा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, आप उसके वो आपके लिए मोटिवेशन होगा। आपको एक फीडबैक मिलेगा कि बच्चे सभी को उतना टाइम दिया गया, सभी की उतनी क्लासेस हुई, फिर भी कुछ बच्चों ने टॉप किया, कुछ फेल हो गए। तो उनको समझ आएगा कि उनको फीडबैक मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता चलेगा कि उनका खुद का लेवल कितना है। ठीक है, कि उनको और कितनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, या जिसने टॉप भी किया है उसको भी कहीं ना कहीं ये चीजें होगी कि और वो कितना अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकता है या कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार मैचिंग वाले बनते हैं, स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन वाले। ठीक है, तो इनको आप हम पहले इसका देख लेते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बाद इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, यानी बुनियादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा होता है हमारा क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक मूल्यांकन, और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक मूल्यांकन। ये होता है अप्रोचेस के आधार पर। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश के चरण के आधार पर। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। पहला है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फिर आता है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, फिर आता है डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक, और सबसे लास्ट में समेटिव इवेल्युएशन। ठीक, फिर अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, यानी संदर्भ की प्रकृति के आधार पर। पहला आता है इस पे नॉर्म रेफरेंस्ड, और दूसरा आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म संदर्भित और दूसरा है मानदंड संदर्भित। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग आधार पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं इवेल्युएशन के। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि किसमें क्या क्या चीजें आती है। पहला जो हमारा है अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, जो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन है उसमें कौन कौन से किस टाइप के आपका मूल्यांकन होता है। या तो रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है लिखित रूप से, या ओरल एग्जामिनेशन होगा, मौखिक रूप से परीक्षा ली जाएगी, या फिर कैसे होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब ये नंबर्स के रूप में होता है। आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, तो आपको इसका पता होगा। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता है, यानी गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको इसका इसके लिए कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं, या आप ऑब्जर्वेशन करके मूल्यांकन कर सकते हो, या इंटरव्यूज के माध्यम से यानी अवलोकन या साक्षात्कार आप लोग कर सकते हो, या रेटिंग स्केल जो हमारा होता है क्रम निर्धारण निर्धारण मान। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में कौन से हमारे आएंगे, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। और जो क्वालिटेटिव इवेल्युएशन है उसमें ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज एंड रेटिंग स्केल। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रकार के हो गए। अगला इसी में हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश के चरण के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, द कीवर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लेसमेंट इवेल्युएशन इज एंट्री बिहेवियर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कीवर्ड क्या है, एंट्री बिहेवियर यानी प्रवेश व्यवहार। यानी ये जो हमारी असेसमेंट होती है ये पहले हो जाती है। अब किसी आपको मान लो मास्टर्स में किसी को एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने आपको बोला है कि आपको पहले आप हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे अगर आप उस चीज को क्लियर कर पाओगे कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं। तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेसमेंट का, यानी जो सबसे पहले इवेल्यूशन हो जाती है एंट्री बिहेवियर यानी प्रवेश व्यवहार के लिए। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज जस्ट डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। इसकी क्वालिटी है, आप लोग ये याद रखना, जो हमारा प्लेसमेंट होता है वो शिक्षण शुरू होने से पहले ही किया जाता है। ठीक है, यानी जब हमारा शिक्षण शुरू हुआ है उससे पहले ही हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, एंट्री बिहेवियर है, और कब होता है, जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। It ascertain the knowledge and skills the student possess with are
which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area. यह छात्र के पास मौजूद ज्ञान और कौशल को सुनिश्चित करता है जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में निर्देश की शुरुआत में आवश्यक है। अब मान लो किसी आप लोगों का किसी ने मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया मास्टर्स के लिए, तो आपको जो कुछ एक बेसिक बातें होती है किसी सब्जेक्ट के विषय में, मान लो योग विषय में आपको लेना है, तो वो चीजें अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए हो जिस लेवल से आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का भी इससे पता चलता है जो हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन है कि उनके पास कितना ज्ञान है या कितनी उनके पास स्किल्स है। ठीक है, अब जो भी जिस भी सब्जेक्ट में वो मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कम से कम उनको उतना नॉलेज तो होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज जो एक मास्टर्स वाले बच्चे के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके प्लेसमेंट इवेल्युएशन के? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, मतलब किसी भी प्रकार के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मतलब जो एंट्री के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम हमारे एंट्री के लिए होते हैं वो इसके उदाहरण हैं, जैसे मेडिकल की प्रवेश परीक्षा या इंजीनियरिंग की या कृषि प्रवेश परीक्षा। ठीक है, यानी जो भी चीज हमारी पहले होगी, किसी भी चीज में एडमिशन लेने से पहले जो हमारा इवेल्युएशन होगा उसको बोला जाएगा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, ये समझ आ गया इतना प्लेसमेंट इवेल्युएशन? यस मैम, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी रचनात्मक। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवेल्युएशन, इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक मूल्यांकन। तो ये भी आपको याद रख लेना है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का अन्य नाम हो जाएगा इंटरनल इवेल्युएशन। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कब होता है ये? जब आपका पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उस समय होगा, लेकिन उसके पूरा होने से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा हो गया आपका सिलेबस उसके बाद लिया जा रहा है, वो नहीं, ये हम बीच में लेते हैं। जैसे अभी जो आपका मंथली एग्जाम है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव का। यानी अभी आपकी पढ़ाई चल भी रही है, पूरी भी नहीं हुई है, और बीच में हम लोगों ने आप लोगों का टेस्ट ले लिया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का। ठीक, इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। मतलब ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका मतलब कितनी अवधि है। अगर आप लोगों का ये बैच 6 महीने का चल रहा है तो 6 महीने में हम लोग 4-5 बार आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ले सकते हैं, यानी जो हम लोग बीच में लेंगे। 1 महीने के बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। It identifies any learning error that needs to be corrected. जो किसी भी सीखने की त्रुटि की पहचान करता है जिसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। अब देखो, आप लोगों का एग्जाम होगा, फिर आप लोग देखोगे आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपको किस चीज में कमी रह रही है। क्या आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं समझ आ रहा है, क्या आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा समझ आ रहा है, या आपको मान लो पतंजलि योग दर्शन कितना समझ आया। तो आप खुद भी इससे अपनी इवेल्युएशन कर पाओगे कि आपको किस किस चीज में कमी रह रही है। ठीक है, for the teacher, formative evaluation provides sorry provides information for making instructions and remedies more effective. ठीक है, एक शिक्षक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन निर्देशों और उपायों को अधिक प्रभावी बनाने की जानकारी प्रदान करता है। मतलब टीचर को भी ये समझ आता है कि अगर मान लो एक तरीके से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, दूसरे तरीके से पढ़ा सकते हैं, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसकी ये कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इवेल्युएशन। इसके उदाहरण क्या होंगे? मंथली टेस्ट एंड क्लास टेस्ट, यानी जिससे आपकी मासिक परीक्षा है या क्लास एग्जामिनेशन जो होता है, क्लास टेस्ट जो होते हैं जैसे स्कूल में हम लोगों के बीच बीच में होते रहते थे, तो वो इसके बहुत अच्छे उदाहरण है फॉर्मेटिव के। ठीक है, याद रखना है प्लेसमेंट होता है पहले, जो भी कोई हमारे एंट्रेंस एग्जाम है वो उदाहरण हो जाएंगे प्लेसमेंट इवेल्युएशन के, और फॉर्मेटिव होता है बीच में। ठीक है, बीच में होता है, हमें अपनी गलतियों का पता चलता है कि क्या हमारी गलतियां हैं, यानी जो ये कोर्स है उसको कंप्लीट होने से पहले जो बीच में हमारा इवेल्युएशन होता है वो हो जाएगा फॉर्मेटिव। अब अगला इसी में है हमारा डायग्नोस्टिक।
यानी नैदानिक। Diagnostic evaluation is more concerned with identifying the learning difficulties or weaknesses of learners during instructions. ठीक है, ये किस लिए जरूरी है? डायग्नोस्टिक, नाम से समझ आ रहा है, कोई चीज हम लोग डायग्नोस करते हैं कि कोई किस चीज की कमी का हम लोगों को पता चल गया। निर्देश के दौरान शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों या कमजोरियों की पहचान करने से संबंधित है कि कहाँ बच्चों की क्या कमजोरी रह रही है, अब कहाँ उन लोगों को जरूरत है, कहाँ सीखने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, इस चीज के लिए है। और क्या है इसमें? दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर टेकन टू फाइंड आउट द एरियाज टू बी इम्प्रूव्ड एंड टू बी वर्कड अपॉन बाय द रेमेडियल मेजर्स सजेस्टेड। मतलब यह एक निवारक उपाय है जो सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाता है और सुझाए गए उपचारात्मक उपायों पर काम करने के लिए किया जाता है। मतलब देखो, पहली बात इससे क्या पता चलेगी डायग्नोस्टिक से कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है, क्या डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये भी मतलब टीचर्स को ये भी समझ आ जाएगा कि आपको जो कमी रह रही है उस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या चीजें देनी है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब पहले क्या है, पहले कमी का पता लगाया, फिर उस चीज को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन भी बताना। दिस टेस्ट फाइंड्स आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। यह परीक्षण किसी भी समस्या के मूल कारण का पता लगाता है। मतलब एक रूट कॉज क्या है किसी भी चीज का, जिस अगर आपकी कमी है तो उसका मूल कारण क्या है, उस चीज का पता हम लोगों को लगता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से। उदाहरण क्या है इसके? क्विजेज हो गए या कोई भी अगर डिबेट्स हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तरी का जो चीज होती है या वाद विवाद आती है, तो इससे समझ आता है। ठीक है, अगर किसी का हमने डिबेट करा लिया, अगर दो ग्रुप्स हमने लिए, पांच पांच बच्चे हम लोगों ने लिए, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा इस पॉइंट पे यहाँ इनको कमी लग रही है, तो हम लोग उस चीज के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस चीज की इनको कमी है, इस तरीके से इनको पढ़ाना है, इस चीज से ये कमी पूरी होगी। ठीक है, और उसकी उसकी जड़ तक जाने का भी प्रयास किया जाता है कि इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायग्नोस्टिक, ये भी बीच में ही होता है। जैसे हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी ड्यूरिंग द मतलब उस टाइम पे होता है जब तक आपका कोर्स चल रहा होता है, वैसे ही हमारा डायग्नोस्टिक भी बीच में ही होता है। ये लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा आता है सबमिटिव इवेल्युएशन। याद रखना, इसको सीक्वेंस याद कर लेना। इसका पहला सबसे पहले प्लेसमेंट, सबसे पहले यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला यानी जो हमारा आता है फॉर्मेटिव। ठीक है, बीच बीच में आपके जो क्लास टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब कोई भी चीज की कहाँ कमी है उसका पता लगाने, फिर उस चीज का सॉल्यूशन भी निकालना है और उसका मेन कॉज भी पता करना है कि क्या है। और जो सबमिटिव होता है वो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इवेल्युएशन, इसको बाह्य मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि सबमिटिव इवैल्यूएशन कब होता है? जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है। जो सबसे लास्ट में आपका इवैल्यूएशन होगा उसको हम बोलेंगे सबमिटिव इवैल्यूएशन। इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब किसी पाठ्यक्रम के अंत या समापन पर इसको किया जाता है। It determines the extent to which the objectives of instructions have been achieved and is used for assigning course grades. देखो, पहले तो इससे पता चलेगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कितने मतलब कितना वो प्राप्त कर लिए हैं, और उसका उपयोग हम ग्रेड को देने के लिए भी करते हैं, जो आप लोगों को ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ग्रेड्स किस किस इवैल्यूएशन से हम लोगों को दिए जाते हैं? सबमिटिव इवैल्यूएशन से। बाकी जो इससे पहले वाले थे वो नहीं था, सबसे लास्ट में हमारा सबमिटिव होता है। Summative evaluation generally includes oral reports, projects, term papers and teacher-made achievement test. इसमें क्या क्या चीजें हमारी आती है? मौखिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट आ जाएगा, टर्म पेपर और शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण शामिल होते हैं। मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जिसे आप लोगों का मान लो आप लोग 10th क्लास में हो, ठीक है, 10th क्लास में जो आपके सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन होता है वो आ जाएगा हमारा सबमिटिव इवैल्यूएशन में। क्योंकि जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है, या मतलब समझ सकते हैं कितने आपको मार्क्स मिले हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो आपको मिल गया वो मिल गया। ठीक है, इतना समझ आ गया ये वाला? कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक में? नो मैम। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसी में
जैसे एरिया ऑफ फंक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड देयर फंक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के पहले कौन सा दिया जाता है हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन, टू नो एंट्री बिहेवियर, यानी प्रवेश व्यवहार को जानने के लिए। और जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है ये भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आएगा, ये यहाँ पर भी लिखा नहीं है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आएगा, ये भी निर्देश के दौरान ही देते हैं। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, आपको बीच बीच में फीडबैक मिल रहा है, बीच बीच में आपको फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आता है, किस लिए, टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी सीखने की कठिनाइयों को हल करने के लिए। फिर आफ्टर इंस्ट्रक्शंस हमारा आएगा समेटिव इवैल्यूएशन, टू सर्टिफाई द लर्नर, यानी शिक्षार्थी को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है इसमें, यानी पढ़ाई जो आपकी हो रही है, सीधी भाषा में समझो तो जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है उससे उसको इसमें इंस्ट्रक्शंस बोला गया है, ठीक। आगे देखते हैं। अभी अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, यानी संदर्भ की प्रकृति के आधार पर। तो पहला क्या है इसमें, नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस refers to standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another, ठीक है। जो मानक संदर्भित होता है इनको एक दूसरे के संबंध में परीक्षाओं की तुलना और रैंक के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब आमतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन होता है। उदाहरण से जैसे समझो कि राजेश ने 98% अंक प्राप्त किए, इसका क्या अर्थ हुआ कि बस 2% जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही उससे बेहतर अंक प्राप्त किए, ठीक है, मतलब एक नॉर्म हो गया इसका। और अगला जो हमारा आएगा वो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो अगर किसी का नेट निकल रहा है तो मान लो उसका 200 नंबर पे नेट निकल रहा है और जेआरएफ की जा रही है 220, तो 220 मतलब 200 से उसको ये समझ आ रहा है कि बस जो इसके अलावा जो बच्चे हैं वही उसके ऊपर वाले हैं, वही जेआरएफ वाले हैं, ठीक है। तो मतलब आपको एक दूसरे से कंपैरिजन पता चल जाता है कि नेट का कितना गया है, नेट का कितना मेरिट गया है, जेआरएफ का कितना पे खत्म हुआ है, या पीएचडी ओनली के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारे जितने भी हमारे एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वही इसका उदाहरण है नॉर्म रेफरेंस का, क्योंकि आपस में इनका कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है, ठीक है। अगला जो है वो है क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, यानी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। अब इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया है। उदाहरण से अगर हम समझे कि अगर आपको 100 में से 33% मार्क्स लाने हैं तो एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, 33 जिसके आ गए 33% वो पास हो गया, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया सेट किया है, लेकिन जो हमारे पिछले वाला था नॉर्म रेफरेंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि मान लो आपके 300 में से 200, अगर 200 क्वेश्चंस ठीक है तो आपका जेआरएफ निकल गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें डिपेंड करता है कि टॉपर के कितने मार्क्स हैं, फिर उससे नीचे नीचे हम लोग सेट करते हैं कि इतने लोगों का इतने परसेंट का जेआरएफ है, इतने लोगों का नेट है, इतने लोगों का पीएचडी ओनली है। लेकिन जो क्राइटेरिया वाला है, यानी अगर आपके स्कूल के जो एग्जाम होते थे 100 में से 33% आ गए मतलब पास, वो सब पास है, फिर आप चाहे आपके 34 आए चाहे आपके 99 आए, आप पास हो, ठीक है। Criterion reference assessment means that teacher judgments about how a student does in an assessment task are based on standards and criteria that are predetermined। इसमें हम लोग पहले से ही मानदंड आधारित कर लेते हैं। 100 में से आपके 33 नंबर चाहिए, ठीक है, अब 33 आए फिर भी पास हो, 100 में से 100 आए फिर भी पास हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Driving tests are criterion reference tests because their goal is to see whether the test taker is skilled enough to be granted a driver license, not to see whether one test taker is more skilled than another test taker। जैसे उदाहरण इसमें क्या लिया, ड्राइविंग परीक्षा का,
ठीक है। तो उसमें बस उनको इतना देखा है क्या वो इतने कुशल है कि उनको हम लोग लाइसेंस दे। मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि कौन ज्यादा अच्छा चलाता है या कौन कम अच्छा चलाता है। बस अगर उतना ठीक है कि ये इतना कुशल है कि इसको हम ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 100 में से अगर 33 आ रहे हैं मतलब ठीक है ये पास होने लायक है, इसको पास कर दो। उसमें ऐसा कुछ कंपैरिजन हम लोग नहीं करते हैं जैसा हमारा नॉर्मल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें होता है कि देखो इतने पे आपकी जो मेरिट गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम लोग एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इतने में आपको पास हो जाना है, इतने मार्क्स तो लेके आने हैं। ठीक। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीसीएस, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, द सीबीसीएस is the student-centric course that allows students to choose their subjects। मतलब किसके द्वारा ये बनाया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी यूजीसी द्वारा। ठीक है, और कैसा है? एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है, क्योंकि इससे क्या होता है छात्र अपने विषय अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मतलब उनके पास चॉइस है, नाम से ही समझ आ रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। जो कोई भी सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं तो वो अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। द सब्जेक्ट्स कैन बी एट बेसिक और एडवांस्ड लेवल इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम। द सीबीसीएस सिस्टम यूजेस क्रेडिट्स। ठीक है, विषय बुनियादी या उन्नत स्तर पर हो सकते हैं। पारंपरिक अंकन प्रणाली के बजाय सीबीसीएस क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करता है। मतलब इसमें आप लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, आपको नाम से ही काफी चीजें समझ आ जाएंगी। पहला तो जैसे चॉइस है, यानी बच्चों को इसमें चूज करने को मिलता है कि जो भी टॉपिक्स उनको पढ़ने हैं, जो जो कोई भी सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। फिर क्रेडिट सिस्टम है, इसमें क्रेडिट मिलता है। इसमें कोई भी मतलब पुराना कन्वेंशनल तरीका नहीं है, यानी ऐसा कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा सीबीसीएस। इसके क्या फीचर्स है, विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। वही जैसा हमने देखा कि अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उदाहरण क्या लिया गया है? बीटेक कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। अगर कोई बीटेक उम्मीदवार है तो वो मानविकी विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। देखो, एक तो हमारा मेन चीज हो गया, अगर जो एक मुख्य विषय है वो तो आपको लेना कंपलसरी है, वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी अन्य विषय में इंटरेस्ट है, कोई अन्य चीज आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उस चीज की आजादी इसमें आपको है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। स्टूडेंट्स कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल, यानी छात्र बुनियादी या उन्नत स्तर पर अपना पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, शिक्षार्थी को रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त होते हैं अगर वो कुछ ऐसा नई उनको स्किल सिखाई जाती है इसमें तो। ठीक है, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। अब अगर कोई बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा प्रेरित छात्र है, तो वो अतिरिक्त क्रेडिट भी प्राप्त कर सकता है। मतलब एक दो सब्जेक्ट अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ ले तो उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल सकते हैं इसमें। क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ स्टूडेंट्स चेंजेस हिज यूनिवर्सिटी। अगर कोई एक जगह से दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरी जगह में पहले से शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। जितना उसने पढ़ाई कर ली उसके आगे का वो कंटिन्यू वहां से करेगा दूसरी जगह से, लेकिन जो पुराने क्रेडिट्स थे उसको ट्रांसफर कर लिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, सीबीसीएस इज स्टेप टुवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेडिंग सिस्टम। ये हमने पहले देख लिया था कि इसमें न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक अंकन नहीं होता है, इसमें ग्रेडिंग प्रणाली से आप लोगों को जो भी आपका इवेल्युएशन होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन से कोर्सेज होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ कोर्स चॉइस। सीबीसीएस में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोर कोर्स, यानी स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरीली टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब कोई बीटेक वाला स्टूडेंट है तो उसको अपना जो एक मुख्य विषय होगा वो चुनना ही पड़ेगा, और वो अनिवार्य रूप से चुनना होगा। मेन जो उसका सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा जो भी उसको पढ़ने होंगे वो अलग में आ जाएंगे, यानी कोर कोर्स जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा।
ठीक है। दूसरा है इलेक्टिव कोर्स। दीज सब्जेक्ट्स हैव मोर जेनेरिक कंटेंट एंड एम टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स स्किल। मतलब वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ये किस लिए होता है? ये छात्रों के कौशल को बढ़ाता है, स्किल्स के लिए होता है इलेक्टिव कोर्स। दे एक्सपोज द स्टूडेंट टू सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन देयर करिकुलम। स्टूडेंट्स गेट द फ्रीडम टू ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। मतलब ऐसा विषय वो चुन सकते हैं जो उनके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है। जो उनका एक मुख्य विषय था वो तो होगा ही होगा, वो कंपलसरी है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो अपनी वो स्किल्स इंप्रूव करने के लिए चूज करते हैं। ठीक है। और वो जो ये विषय चूज करेंगे, जो ये सब्जेक्ट चूज करेंगे, वो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर तीसरा आता है फाउंडेशन, also referred to as ability enhancement courses. The foundation courses offer value-based subjects that lead to knowledge enhancement. इसको बोला जाता है क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम। इससे क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है। एक तो मेन हो गया हमारा कोर कोर्स, दूसरा है इलेक्टिव, ये है स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा है फाउंडेशन, ये किस चीज के लिए है? आपका नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है। कोर यानी मेन कोर्स, मतलब मेन जो सब्जेक्ट है वो। ठीक है। फिर इलेक्टिव कोर्स है, इलेक्टिव है आपका स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और फाउंडेशन है आपका ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ जानकारी दी गई है सीबीसीएस की। अ कोर्स कुड इंक्लूड लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग, वाइवाज, सेमिनार्स, टर्म पेपर्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी एंड सो ऑन और मिक्स ऑफ दीज। मतलब क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है वो आपको बता दी गई है। ठीक है। इसको देख लेना एक बार। द ग्रेडिंग मेथड इज टॉट टू बी सुपीरियर टू द ट्रेडिशनल मार्क सिस्टम एंड एज अ रिजल्ट इट इज यूज्ड बाय द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। ठीक है। इसको माना, जो हमारा जो ग्रेडिंग मेथड है, इसको जो हमारा ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम होता था ना, इसको उससे बेहतर माना गया है। मतलब जो पुराने तरीके से जो इवैल्यूएशन होता है मार्किंग सिस्टम, उससे बेहतर है ग्रेडिंग सिस्टम। इसीलिए इसको जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में और बाहर के देशों में भी, वो इस चीज को अपना रही है, ग्रेडिंग सिस्टम को अपना रही है। ठीक है। जैसे एक आपको जो टेबल सामने दिख रहा होगा, तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे ओ है, मान लो किसी को ओ ग्रेड मिला है, तो ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग है, उसको पॉइंट्स 10 मिलेंगे। फिर इससे नीचे हमारा ए प्लस है यानी एक्सीलेंट है, 9 इसको पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके ये एक आपको दिखाने के लिए इसमें पिक्चर लगाई गई है। ठीक है। कि इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सबसे ऊपर मतलब वो अलग अलग हो सकता है, अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कन्वेंशनल तरीका होता था, जो कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम होता था, ये उससे अलग है और इसको उससे अच्छा भी माना गया है। ठीक। अब अगला हमारा आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। मतलब आज का पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन वाला। ठीक। ICT have now become an essential component in higher education in India for the last decade। मतलब जो हमारा ICT है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है पिछले कुछ समय में उच्च शिक्षा में। ठीक है। इन सीबीटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड विच मीन्स द कैंडिडेट्स यूज कंप्यूटर्स टू आंसर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर। अब जैसे हम आप लोगों का उदाहरण लेते हैं, या हम लोगों का जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, तो वो कैसा है? कंप्यूटर के माध्यम से होता है। आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप उस पर टिक कर देते हो। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा सीबीटी का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का। In India, CBT has been started for number of exams such as IBPS for banking exam and currently by NTA to conduct exam for UGC and NEET। ठीक है। ये इसके उदाहरण दे दिए गए, जैसे बैंकिंग एग्जाम का हो गया, कुछ जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं वो भी कंप्यूटर पे होते हैं, वो भी सीबीटी का एग्जाम्पल है। तो वैसे ही हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो भी सीबीटी के माध्यम से लिया जाता है। अब इसके लाभ क्या क्या है सीबीटी के? लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ टेस्ट, यानी बड़े पैमाने पर आप टेस्ट ले सकते हो।
ठीक है। अगर यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं है वो एक जगह हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में होता है और एक ही समय पे होता है। जिस दिन जिसका जो एग्जाम होना है वो पूरे देश में एक ही समय पे होगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर आप एग्जाम दे सकते हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ प्रोसेस, यानी सुव्यवस्थित और सुचारू प्रक्रिया है इसकी। टेकिंग केयर ऑफ कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स, अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो उसका भी ये विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों की देखभाल भी इसमें की जाती है। एग्जाम्स कंडक्टेड विद इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी के साथ इसमें परीक्षाएं आयोजित होती है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत तो एरर का चांस कहीं ना कहीं रहता ही है हर चीज में, वो चाहे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले ले या फिर जो आपका नॉर्मली ऑफलाइन टेस्ट होता है पेन पेपर मोड में जो होता है, फिर भी लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी ईमानदारी से इसमें सारी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। अब इसके दो टाइप के टेस्ट होते हैं सीबीटी के, एक आता है लीनियर टेस्ट, दूसरा होता है एडेप्टिव। लीनियर यानी रेखीय परीक्षण और एडेप्टिव यानी अनुकूली परीक्षण। तो लीनियर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अ फुल लेंथ एग्जामिनेशन इन विच द कंप्यूटर सिलेक्शन different questions for individuals without considering their performance level। अब लीनियर है, रेखीय है, यानी एक तरीके से चल रहा है, जैसे हमारा एग्जाम है। अब जो क्वेश्चन उसमें पहले से सेट किए हैं वही हम लोगों को दिखते हैं, ठीक है, वही आएंगे। आप लोग चाहे पहला क्वेश्चन गलत करो या सही करो, ठीक है, जो पहले से 150 क्वेश्चन सेट किए गए हैं वही है। ठीक है, तो वो हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीनियर टेस्ट का। दूसरा है एडेप्टिव टेस्ट, यानी अनुकूली परीक्षण। इसमें क्या होता है? हियर द कंप्यूटर सिलेक्ट्स अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन पहले से सेट नहीं होते। अब आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, मान लो वो सही हुआ, ठीक है, तो कंप्यूटर उस चीज को एनालाइज करेगा और उसके ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को उसके सामने आएगा। ठीक है, अगर आपने वो मान लो गलत कर दिया तो उसके थोड़े बराबर के लेवल का या उससे थोड़े कह सकते हैं उससे थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन सामने आता है, मतलब तो वो आपके लेवल को देख के फिर आपको आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन देता है, तो वो एडेप्टिव टेस्ट है। लेकिन लीनियर क्या है? जो पहले के क्वेश्चंस है वो पहले से सेट हो गए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप पहला गलत करो, सही करो या छोड़ ही दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी 150 क्वेश्चन आएंगे आपको वही आएंगे, वो लीनियर टेस्ट का एग्जाम्पल है। एडेप्टिव बिल्कुल उल्टा है, पहला आपने सही किया फिर आपको अगले क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, पहला गलत किया तो आपको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो उसके मुकाबले इजी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा लीनियर टेस्ट में और एडेप्टिव टेस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? इतना ही था हमारा आज का टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, इवैल्यूएशन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को आज की क्लास में?